नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल में आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेके, वो भी एडिक्शन के लिए। आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप हमेशा अपने प्रेशियस टाइम से हमारे लिए टाइम देते हैं। डॉक, आज मैं आपसे ना कुछ बहुत डिफरेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि जब कोई भी एडिक्ट आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, वेदर इट्स अल्कोहल और इट्स सम अदर सब्सटेंस लाइक ड्रग्स, तो आपका उसका प्रोसीजर क्या होता है? लेट्स टॉक स्टेप बाय स्टेप। इन एवरी वीडियो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि हर एडिक्ट के ट्रीटमेंट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस यू डू? तो सबसे पहला काम मेरा जो होता है जब पेशेंट एडमिट होता है कि उसको मेडिकली असेस करना, कि पहले तो मुझे ये देखना पड़ता है कि पेशेंट यहाँ पर रहने लायक है भी कि नहीं है। डज ही नीड अ रिहैब और डज ही नीड टू गो टू द हॉस्पिटल मोर, बिकॉज लॉट ऑफ पेशेंट्स उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है नशा करने की वजह से, एंड समटाइम्स दे नीड अ हॉस्पिटल मोर देन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, एंड दिस इज अ रिहैब, दिस इज नॉट अ नर्सिंग होम और अ हॉस्पिटल। यहाँ पर मैं अकेला ही मेडिको हूँ और कोई मेरे पास मेडिकल बैकअप नहीं है, तो मुझे पेशेंट को मेडिकली असेस करना पड़ता है कि वो यहाँ पर रहने रखने लायक है कि नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि वो ठीक है, मेडिकल उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद, उसको एग्जामिनेशन करने के बाद, तो फिर उसका मैं करता हूँ डिटॉक्स। नाउ डिटॉक्स इज अ कंफ्यूजिंग वर्ड, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देता हूँ जिससे कि उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं। डिटॉक्स बेसिकली मीन्स कि आदमी कोई भी अगर नशा करता है तो उसकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है वो उस नशे की, और जब पेशेंट एडमिट होता है उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको उसका नशा नहीं मिलेगा, तो बॉडी में फिर होते हैं विड्रॉल्स। इन विड्रॉल्स को मेडिकली मैनेज करना, मतलब दवाइयाँ दे के हैंडल करना, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ये दवाइयाँ डिपेंड करेंगी कि आदमी नशा कौन सा करता है, तो इसमें कई दफ़ा नशे की भी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं ताकि उसके विड्रॉल्स को और हैंडल किया जा सके। जैसे मैंने आपको जब अल्कोहल के बारे में बताया था, तो अल्कोहल छोड़ने की वजह से आदमी मर भी सकता है, तो ऐसी चीज़ें ये सब ना हो, ये खतरा ना हो, तो मुझे उसको नशे की दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। तो ये सब उसको पहले उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी थेरेपी शुरू होगी। तो यू मीन टू से कि पहले कोई भी पेशेंट जब एडमिशन के लिए आता है तो आप उसको थ्रूली चेक करते हैं कि उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है और कितना डैमेज उसकी बॉडी के अंदर हुआ है। तो इसकी यूजुअली जो मेडिकेशंस उसको जो जिस भी पेशेंट को दी जाती है, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज अल्कोहलिक, तो उसमें जो मेडिकेशन दी जाती है, व्हाट इज द टोटल द प्रोसेस टाइम पीरियड? आई मीन जो उसका डिटॉक्स का जो आपने बताया मेडिकेशन होती है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दैट? ये मैक्सिमम 10 डेज तक चलता है। ओके। कई दफ़ा पेशेंट्स को जो जिन लोगों को नींद की गोलियों की एडिक्शन होती है, उनका प्रोसेस कई दफ़ा थोड़ा लंबा चलता है, बट बाकी जितने भी नशे हैं वो 10 दिन तक उनका डिटॉक्स प्रोसेस खत्म हो जाता है। सिर्फ नींद की गोलियां ही एक ऐसा नशा है कि जो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, बट अदर देन दैट बाकी सब 10 दिन में हो जाते हैं। एंड जब पेशेंट को ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जब वो विड्रॉल्स में जा रहा था, तो इज इट एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल इलनेस जो उसको फेस करनी पड़ती है? आई मीन जस्ट लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन और न्यूजिया और एनीथिंग?
हाँ हाँ, ये तो उसके विड्रॉल्स के सिम्टम्स हैं। तो घबराहट होना, बेचैनी होना, कई दफ़ा नाजिया वगैरह होना, ये सब चीज़ें तो अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स में काफ़ी कॉमन हो जाती हैं। तो यूजुअली जब एडिक्ट को ये दवाइयाँ लेते हैं और जब उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे उनको घबराहट हो रही है या पल्स रेट हाई हो गया या कुछ हो गया, तो जब वो ऑब्वियसली बात है आपके पास आते ही होंगे कि हमें घबराहट हो रही है या कुछ हो रही है, सो तो उसके लिए भी कोई और मेडिकेशंस होती हैं या डू दे हैव टू गो थ्रू दिस कंप्लीट प्रोसेस? आई मीन दे हैव टू, होता है ना कि सफरिंग ये झेलनी ही है कि अगर नशा किया है तो ये विड्रॉल्स तो देखने ही पड़ेंगे। बहुत सारे जिस रियाद में मैं खुद गया था वहाँ पर यही फिलॉसफी होती थी, और मैंने कई जगह कई एरियाज में जब मैं एज ए विजिट भी करता था तो वो ये लोग यही बोलते थे कि जब तक अगर पेशेंट अपने विड्रॉल्स झेलेगा नहीं तो वो कैसे रिकवरी में कैसे आएगा। बट बीइंग अ डॉक्टर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स सफ़र करें। तो जो चीज़ें जो अगर छोटी मोटी सर दर्द वगैरह ये सब चीज़ें तो चल जाती हैं, व्हाट इज दिस प्लेन अनकंफर्टेबल, उसको मैं शायद ट्रीट नहीं करूँगा। बट अगर कोई भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, और मैं उनको एडिक्वेट दवाई देता हूँ ताकि उनको विड्रॉल्स में कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। सेकेंडली डॉक्टर, जैसे कि देखा गया है कि अल्कोहलिक्स जो होते हैं उसमें डाइट प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। आई मीन उनका खाना पीना बिल्कुल ही छूट जाता है। तो यहाँ पे जब ये पेशेंट्स आते होंगे तो कहीं तो ऐसे, आई जस्ट आस्किंग यू कि कहीं होते होंगे ना जिनको प्रॉब्लम होती होगी कि वेर इन दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, क्योंकि अल्कोहलिक्स के साथ ज़्यादातर देखा गया है कि वो कुछ भी खाते हैं उनको वॉमिट हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, या लिवर मिस वो होता है ना, मिस इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली जब होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उस स्टेज में क्या होता है? तो यूजुअली अगेन द मेडिकेशन पार्ट गोस। हाँ हाँ देवत, कुछ लोगों को तो सिर्फ एक एंटी एमेटिक्स, उनको उल्टी की दवाई वगैरह देने से, उनकी वॉमिटिंग रोक देने से उनको उनका खाना पीना शुरू हो जाता है। हो सकता है 1-2 दिन तक वो थोड़ा लिक्विड डाइट पर ही रहें, पर उसके बाद वो खाना पीना शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट डाइट से शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे शुरू में भूख कम लगती है, पर धीरे धीरे फिर भूख खुलना शुरू हो जाती है। बट जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी वो ओरली कुछ टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उनको इंट्रावीनस ड्रिप वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं लगा तो देता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म अगर से आराम आ जाता है, पर इफ इट इज़ ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, अगर वो बिल्कुल ओरल फीड्स नहीं ले पा रहा है तो फिर मुझे उसको हॉस्पिटल ही रेफर करना पड़ता है। So you mean to say कि it all depends on the condition of the patient, कि whether he needs a rehab or he needs a medical attention or maybe a medical or nursing. तो कई पेशेंट्स तो ऐसे भी होते होंगे ना जो आते होंगे इनिशियली, कई बार होता है ना कि इफ द पर्सन इज अल्कोहलिक और मे बी इफ इज यूजिंग एनी अदर सब्सटेंस, तो कई बार होता होगा शायद आपके साथ कि इनिशियली आप नहीं पता लगता होगा कि मे बी ही कुड हैव सम सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम, बट लेटर उसको डाउन डाउन द लाइन उसको कहीं ना कहीं वो मेडिकल प्रॉब्लम बाद में उठती होंगी, तो उसके लिए then what you prefer? You refer him to a hospital or you try to manage it here? So being a doctor, इस चीज़ का मुझे जल्दी पता चल जाता है कि what I can handle and what needs to be referred to a higher center, मुझे कहाँ हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत है या कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। तो वो अगर कुछ और प्रॉब्लम सरफेस कर जाती है, कोई पेशेंट ने कोई प्रॉब्लम अपने बारे में बताई नहीं है, या उसको गॉड फॉरबिड उसको कोई हार्ट अटैक वगैरह कुछ हो रहा है, तो मैं उसको जल्दी से हॉस्पिटल रेफर वगैरह कर देता हूँ, तो फर्स्ट एड वगैरह दे करके, और फिर वहाँ पर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्टर, जैसे अब आपने बताया कि डिटॉक्स पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम 10 दिन का होता है। 10 दिन के बाद यूजुअली पेशेंट जब जैसे स्टार्टिंग में 10 दिन तो अनकॉन्शियस ही होते होंगे, मे बी बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन एंड विड्रॉल्स, तो 10 दिन के बाद फिर व्हाट इज द नेक्स्ट पेशेंट गोस, व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस?
10 दिन तक पेशेंट का डिटॉक्स चलता है, मतलब कि हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारा जो थेरेपी रूटीन है वो उसको फॉलो करे। पर डेफिनेटली जैसे ही वो पेशेंट थोड़ा, कुछ लोग ऐसे जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट 10 days, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कुछ लोग दूसरे तीसरे दिन ही खड़े हो जाते हैं, अपना रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, योगा मेडिटेशन वगैरह में आना शुरू कर देते हैं, सेशंस में आना शुरू कर देते हैं। तो उनसे मैं जो जो भी जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से उनको मोटिवेट करता हूँ कि वो धीरे धीरे हमारे थेरेपी सेशंस में बैठना शुरू करें। और फिर जैसे उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक होती है तो पहला टास्क जो उनसे होता है, उनसे लिखवाने का काम उनको दिया जाता है, लिखने का काम दिया जाता है। तो पहली चीज जो मैं उनको लिखने के लिए बोलता हूँ वो है लाइफ स्टोरी। वो अपने बारे में, क्योंकि आई वांट टू गेट टू नो द पेशेंट, कि जब तक मैं पेशेंट को जानूंगा नहीं, मैं उसका प्रॉपर उससे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, तो मैं उसका ढंग से इलाज नहीं कर पाऊंगा। तो पहली चीज जो मैं उनको लिखने के लिए बोलता हूँ, अपने बारे में लिखने के लिए बोलता हूँ, और इस पे कहाँ पर और कैसे नशा करना शुरू किया, और अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि एडिक्शन की जो रूट्स होती हैं वो इनवेरिएबली फैमिली में, हमारे चाइल्डहुड में जाती हैं, तो उसके बारे में लिखना ज़रूरी हो जाता है। और एक बारी वंस आई गेट टू नो द पेशेंट, तो फिर उसका फिर इलाज करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। Right, so you mean to say कि either a rehab or some medical assistance, wherein the condition of the patient is, more and more worse. So, is there any message you would like to give to the viewers? डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि एक गोइंग टू अ रिहैब इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू एन आश्रम और अ रिट्रीट। काफ़ी लोग काफ़ी जो कई फॉरेनर्स वगैरह अपना फॉरेन कंट्री से छोड़ छाड़ के सब कुछ इंडिया आ जाते हैं टू नो देमसेल्व्स। और रिहैब भी एक ऐसी जर्नी है कि आदमी अपने बारे में जान पाता है, और उसको सबसे बड़ी बात ये जानने की ज़रूरत है, कोई भी जो ठीक होना चाहता है, कि वो नशा क्यों करता है। क्योंकि एक बारी जब पेशेंट को ये पता चल जाता है कि वो नशा क्यों करता है, तभी उसको उस चीज़ को रोकने में मदद मिलेगी। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन था, तो जैसे कि आपने बताया ना कि रिहैब जो होते हैं इट्स जस्ट लाइक अ रिट्रीट, wherein आपको खुद के जानने के लिए मिलता है, कमियों को जानने के लिए मिलता है। लेकिन आज की डेट में ना रिहैब एक जैसे इंग्लिश में तो वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन सेंटर, बट इन हिंदी वी से एक नशा मुक्ति केंद्र। तो एक बहुत जो होता है ना कि लोगों को जैसे ही पता चले कि अच्छा ये नशा मुक्ति केंद्र से है, अच्छा आप नशा मुक्ति से हो या वो, तो इट्स साउंड्स लाइक वेरी एम्बैरेसिंग इन दी सोसाइटी राइट नाउ। तो ये एक सबसे बड़ा, आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन, क्योंकि लोगों को लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे तो हो सकता है कि हमारा सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा हमारी इमेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो कई लोग इसलिए भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद कतराते हैं। सो न सिर्फ नशा मुक्ति ही नहीं, लोगों का तो मेंटल डिजीज के लिए ही एक सोशल स्टिग्मा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आउट ऑफ ऑल द मेंटल डिजीजेस आई थिंक एडिक्शन का सबसे ज्यादा स्टिग्मा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई नो लेडीज जिन्होंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया कि उनके हस्बैंड्स अल्कोहलिक्स हैं, तो लोग तो छुपाते हैं इस बात को। और इससे एक्चुअली रिहैबिलिटेशन डज नॉट ट्रांसलेट टू नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन ट्रांसलेट्स टू पुनर्वास। तो पुनर्वास ये एक आदमी का लिटरली एक नया जन्म होता है, और अगर इसको प्रॉपर, इट इज अनफॉर्चुनेट कि अच्छे सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पर आप रिसर्च करें थोड़ी, एक अच्छा पुनर्वास, एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर ढूंढें अगर आपके घर में कोई सफ़र कर रहा है एडिक्शन से, और उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज हमें टाइम दिया, एंड वी कंटिन्यू विद द सेम topic next week with the step 2, the further process. Thank you so much for your time, Dr. Gandhi. तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक एडिक्ट अपनी बैंड बजाने में लगा रहता है, यानी कि या तो रिहैब या फिर एक हॉस्पिटल।
तो ये देखना अब आपको खुद है कि अगर आपके भी घर में कोई एडिक्ट है या आप खुद एडिक्ट हैं, तो या तो आप जाके एक रिहैब में एक अपना ट्रीट ले लीजिए या फिर आप डॉक्टर के चक्कर मारिए। तो आपसे मिलेंगे फिर नए अगले हफ्ते, सेम चैनल सेम प्रोग्राम मदद के हाथ, एंड आई विल कैच यू सून। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।